दोस्तों, ब्राह्मणों के बाद अब उत्तराखंड के क्षत्रियों के इतिहास को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस गाथा को लेकर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की क्षत्रिय वीर जाति जितनी सौम्य, ईमानदार और शांति प्रिय है, उतनी संसार की महान योद्धा भी। इसलिए अंग्रेजों ने इनको मार्शल रेस माना था। आजादी से पहले तथा आजादी के बाद उत्तराखंड के ये वीर हर क्षेत्र में अपनी बहादुरी के झंडे फहराते आ रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हिमालय लोक चैनल हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को लेकर देश दुनिया के सामने यह वीडियो ला रहा है और लाता रहा है। और आज यह खुशी की बात है कि पूरे संसार में यह पोर्टल देखा जा रहा है। आप लोग इस गाथा को हिमालय लोक पोर्टल में भी पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में क्षत्रियों को राजपूत और जजमान भी कहा जाता है। जजमान शब्द यजमान से निकला है। सबसे पहले पौराणिक और फिर मैं ऐतिहासिक तौर पर जानकारी दूंगा। भरतखंड के लगभग सभी पौराणिक शासकों का उत्तराखंड से संबंध रहा है। यह शासक वर्ग ही क्षत्रिय कहलाता है, अर्थात उत्तराखंड में प्राचीन समय से क्षत्रिय समाज मौजूद था। स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का वर्णन मिलता है। खंडा पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कूर्मांचलो केदारोथ जलंधरोथ रुचिर कश्मीर संज्ञोन्तिमम। पुराणों में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा जाता रहा है। हिंदू सभ्यता के अनुसार मानव जीवन का आरंभ केदार खंड से ही हुआ है। प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शतरूपा का मिलन यही हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यह भी मान लेते हैं कि आज का उत्तराखंडी आर्यों का आदि निवास रहा है। पौराणिक गाथाओं में कहा जाता है कि भगवान राम ने बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा की थी। यहां पांडिकेश्वर में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ था। राजकाज छोड़कर हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु यहीं अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते थे। महाभारत युद्ध के बाद रात्रि दोष से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में केदारनाथ आए थे। शिवपुर यानी श्रीनगर के राजा सुबाहु ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। यहाँ के जौनसार के राजा विराट की बेटी उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। पांडवों ने स्वर्गारोहण भी इसी हिमालय क्षेत्र से किया। हमारे देश भारत का नाम जिन सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है, उनका जन्म भी यहाँ गढ़वाल के कोरबा शहर के पास मालिनी नदी के तट पर कर्णाश्रम में हुआ था। इसी आश्रम में हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत और कुलिंद कन्या शकुंतला का मिलन हुआ था। शकुंतला को भले ही महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कहा जाता हो, लेकिन वह वास्तव में कुलिंद खस कन्या थी। यह सब बातें प्रमाण करती है कि हिमालय क्षेत्र में सृष्टि के आरंभ से ही मानव सभ्यता फल फूल रही थी और यहाँ सुसंस्कृत लोग रहते थे और क्षत्रिय भी रहते थे। अब पौराणिक काल से आगे ऐतिहासिक तौर पर बात करते हैं। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद प्राचीन इतिहास भाग 2 में लिखते हैं कि यहाँ क्षत्रिय राजा या शासक वर्ग शुरू से था। धन संपत्ति संपन्न तथा किसी जनपद या भूभाग पर अधिपत्य वाले जन को प्राचीन काल से ही क्षत्रिय वर्ण का माने जाने लगा था। उत्तराखंड में कुलिंदों के शासन काल से प्रमाणिक जानकारी मिलती है, जबकि यहाँ इनसे पहले कोल, नाग, किरात, तंगण आदि जातियां भी रहती थी। कुलिंदों के वर्तमान वंशज हिमाचल के कन्नैत व उत्तराखंड के कठैत आदि जातियों को माना जाता है। महाभारत काल में उत्तराखंड में कुलिंद, खश, नाग, किरात आदि जातियां रहती थी। तब से उत्तराखंड के ये वीर तिब्बत और मध्य एशिया के लुटेरों से भारतीय मैदानों को बचाते रहे हैं। वे मैदानी राजाओं की सेनाओं में भी शामिल होते थे और उनके राज्यों की रक्षा करते थे। उत्तराखंड में तपस्या करने आए ऋषि मुनियों, चिंतकों तथा अनेक विद्वानों की सुरक्षा भी यही वीर करते थे।
आचार्य चाणक्य ने हिमालय के आयुध जीवियों की मदद से ही नंद साम्राज्य को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित किया था। दोस्तों, उत्तराखंड में क्षत्रिय मुख्य तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त थे। यहाँ के खस राजपूत और मैदानों से आए वैदिक क्षत्रिय। हालांकि अब यह भेद पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस में कहते हैं कि आर्य और खस एक ही परिवार के थे। सदियों बाद जब दोनों यहाँ एक दूसरे के निकट आए तो इनका मिलन भी सफलतापूर्वक हो गया। प्रागैतिहासिक काल में भी इन दोनों ने हिमालय क्षेत्र में संगठित होकर नागों, कोलों और किरातों के साथ मिलकर संघर्ष किया तथा उन्हें पराजित कर उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उत्तराखंड में कुलिंदों के बाद कतियोरियों का शासन आया। कतियोरी शासन तब तक लगभग पूरे उत्तराखंड में था और तब उत्तराखंड लगभग एक ही प्रशासनिक इकाई में था। कुलिंदों से लेकर कतियोरियों के शासन काल में मैदानों से कई क्षत्रियों ने पहाड़ में छोटी छोटी ठकुरियां यानी राज्य स्थापित कर दिए थे। कतियोरियों के शासन के पतन के बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसी दौरान गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजाओं का उदय हुआ। गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजाओं का शासन आने पर इनके काल में भी मैदानों से कई राजपूत जातियां उत्तराखंड में आई। उत्तराखंड में चूंकि धार्मिक तौर पर भी पूरे भारत खंड से लोग आते रहे, ऐसे में दूसरे क्षेत्रों के क्षत्रिय भी यहाँ सदियों से आते रहे और कई तो यहीं बस जाते थे। मैदानी क्षेत्रों से गए ये क्षत्रिय वहां छोटी छोटी ठकुरें यानी राज्य बनाते रहे। इसके अलावा गढ़वाल के राजाओं के शादी विवाह के संबंध हिमाचल के राजाओं तथा कुमाऊं के राजाओं के संबंध डोटी समेत आज के नेपाल के राज परिवारों से होते थे। इनके साथ भी बहुत से क्षत्रिय इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में बसे। इनके बाद मैदानी क्षेत्रों में जब क्रूर और धर्मांध मुसलमानों का राज कायम हो गया तो उनके अत्याचारों से बचने के लिए भी अन्य जातियों की तरह क्षत्रियों ने भी हिमालय की शरण में पनाह ली थी। इसी दौर में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से बड़ी संख्या में राजपूत उत्तराखंड आए। इसके बावजूद उत्तराखंड के खस क्षत्रियों के मुकाबले हुए मात्र 20% तक ही रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तराखंड के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में क्षत्रिय समाज दो श्रेणियों में विभक्त रहा है। पहले मैदानों से आई क्षत्रिय राजपूत और दूसरा खस राजपूत। मैदानों से गए वैदिक ब्राह्मणों के प्रयासों तथा आपस में रक्त संबंध हो जाने से अब यह भेद लगभग समाप्त हो गया है। राहुल शंकरत्यायन अपनी किताब में लिखते हैं कि लगभग 80% क्षत्रिय यहाँ खस मूल के हैं, लेकिन अब यह कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस तरह उत्तराखंड में कुलिंदों, खसों, नागों, कोलिय समाजों से लेकर आज के शिल्पकारों व जनजातीय लोगों के साथ मैदानों से गए वैदिक आर्यों यानी ब्राह्मणों व क्षत्रियों ने मिलकर जो समाज बनाया वही आज का उत्तराखंडी समाज है। ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियों में भी राजपूत बड़े और राजपूत छोटे जैसे विभाजन रहा है। कई तो आपस में शादी विवाह भी नहीं करते थे, परंतु समय के साथ अब यह भेद लगभग समाप्त हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब क्षत्रियों से के सरनेम यानी जाति संज्ञा नाम पर बात करते हैं। यहाँ जजमानों की जातियों के नाम विभिन्न कारणों से पड़े हैं। पहले तो मैदानों से गए क्षत्रियों ने अपने सरनाम वही रखे जो मैदानों में थे। इनमें पवार, चंद, चौहान, तोमर समेत कई जातियां हैं, लेकिन कई खस यजमान भी इनके सरनेम लिखते हैं। कुछ सरनेम राज दरबार में पड़े पदों के नाम से पड़े। इन राजपूत में रावत, बिष्ट, नेगी, भंडारी आदि उपजातियां प्रमुख हैं। ये नाम राज दरबार में मिले पदों से बने हैं। इसी तरह कई जाति संज्ञा नाम गांव के आधार पर भी पड़े हैं। कुछ जातियों के नाम उनके कार्यों के कार्य में पड़े। इनके अलावा कुछ जातियों के नाम उनकी विशेषता पर पड़े। उदाहरण के तौर पर असवाल जाति को ले तो उनको चौहानों की शाखा माना जाता है, लेकिन वे अश्व यानी घोड़े रखते थे,
इसलिए अश्ववाल से असवाल कहलाए। दोस्तों, अब इनको लेकर मैं विस्तार से जानकारी देता हूं। यह भी जानने लायक है उत्तराखंड के ब्राह्मणों की तरह यहाँ के अधिकतर यजमानों के पूर्वजों को मैदानों से आया बताया जाता है। इसका बाकायदा पुस्तकों में भी उल्लेख है, परंतु यह भी सत्य है कि अधिकतर क्षत्रिय उत्तराखंड मूल के हैं, वो उनके पुरखे मैदानों से नहीं आए। कत्यूरियों के आरंभिक शासन काल तक गढ़वाल और कुमाऊं जैसी विभाजन रेखा नहीं थी। इससे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार प्रवास करते रहे। यही कारण है कि गढ़वाल और कुमाऊं में अधिक कई प्रमुख जातियां ऐसी हैं जो दोनों मंडलों में पाई जाती हैं। इनमें रावत, नेगी, बिष्ट, भंडारी, रौतेला समेत कई जातियां शामिल हैं। इनकी भी कई उपजातियां हैं। यहाँ सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है और अगली वीडियो में सभी क्षत्रिय जातियों को लेकर विस्तार से जानकारी दूंगा कि कौन कहां से आए। दोस्तों, रावतों को लेकर शुरू करते हैं। रावत वास्तव में रौत शब्द से निकला है। पहाड़ में आज भी इनको रौत ही कहते हैं और रावत सरनेम को लेकर मुख्यतः दो मान्यताएं प्रचलन में है। पहली मान्यता इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की है। चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि रौत राज्य की रक्षा हेतु प्राण देने वाले या विशिष्ट सहायक या वीरता दिखाने वाले व्यक्ति के परिवारों को राजा जो भूमि देता था वह रौत कहलाती थी। रौत में भूमि प्राप्त करने वालों के वंशज रौत यानी रावत कहलाते थे। वैसे अब बहुत से ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनके पूर्वजों को कभी रौत में भूमि नहीं मिली, यानी रावत नाम का उन्होंने भी सरनेम इस्तेमाल कर लिया। रावत ऐसे वीर योद्धा को कहा जाता था जो राजा की सेना में थे और देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान के रावत भाड़ा क्षेत्र से आए राजपूत बाद में रावत कहलाने लगे। इसी तरह नेगी तब दरबार का एक पद होता था। डॉक्टर चारण लिखते हैं कि नेगी प्राचीन सम्राट परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में थे और उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था और उनकी आजीविका से विभिन्न प्रबंधों के राजस्व का कुछ अंश नेगीचारी के रूप में उन्हें मिलता था। स्थित डॉक्टर शंतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में नेगियों को लेकर लिखते हैं कि राज्य की ओर से नेगियों को राजस्व का कुछ भाग मिलता था। इसी तरह विश्व उत्तराखंड के राजाओं के शासन में एक पद होता था। कुमाऊं के श्री बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि राजा सोमचंद ने जब कुमाऊं में राज स्थापित किया तो सेना व छोटे कर्मचारियों के ऊपर जो अफसर होता था वह विशिष्ट अथवा विष्ट कहलाता था, यानी विष्ट राजाओं के अफसर थे। बाद में यह एक जाति सरनेम बन गया। इसी तरह भंडारी अन्न का भंडार रखने वाले या खजांची को कहा जाता था। ये पद कालांतर में जातियों के नाम से प्रचलित हो गए। इस तरह के अन्य जातियों के भी नाम पड़े और सभी का उदाहरण यहाँ देना संभव नहीं है और इसके लिए अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। बाद में पूरे गांव के लोग इन्हीं सरनेमों को इस्तेमाल करने लगे थे। दोस्तों, उत्तराखंड के क्षत्रियों की वीर गाथा को पूरा संसार जानता है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों के किस्से भी सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में देश को विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के वीरों ने दिलाया था। वीर नायक दरवान सिंह नेगी को 1914 और राइफलमैन गवर सिंह नेगी को 1915 में यह पदक मिला था। इसी तरह गढ़वाल राइफल्स के जसवंत सिंह रावत ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लूड़ा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने जिस चौकी पर आखिरी लड़ाई लड़ी थी आज उसका नाम जसवंत सिंह गढ़ है। वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। इनसे पहले अफगान युद्ध के दौरान शौर्य के लिए 1879 में ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और सर्वोच्च सैनिक पद से सम्मानित
वीर सूबेदार बलभद्र सिंह भी शामिल हैं। ये जितने वीर हैं उतने ही दयावान भी। इसका उदाहरण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। गढ़वाल राइफल्स के इस वीर के नेतृत्व में जवानों ने पेशावर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तिब्बती हमलावरों को भी उत्तराखंड के वीर क्षत्रिय मार भगाते थे। हैवान जैसे क्रूर और धर्मांध मुस्लिम आक्रांता तैमूर लंग को भी हरिद्वार के पास इन वीरों ने मार भगाया था। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड के जजमानों का इतिहास। अगली कड़ी में अन्य जातियों के इतिहास को भी यहाँ देखिएगा। यह वीडियो कैसी लगी अवश्य लिखें। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। वेबसाइट हिमालयी लोक को भी देखते रहिए। जय हिमालय, जय भारत।